देखिए, जो चुनाव है, चुनाव में 2-3 फैक्टर काम करता है। सबसे पहला फैक्टर करता है कि गठबंधन कैसी है, गठबंधन का नेता कैसा है, उसका कार्यक्रम कैसा है और फिर कैंडिडेट कैसा है। ये 3 मुद्दा ऐसा होता है, इसी परियान पर जनता अपना वोट करती है। तो हम जो देख रहे हैं, बात सही है, विगत 44 साल से राजनीति में है। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्यता प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अभी बिहार विधानसभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य में हैं, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर भी हम बने। तो हम महसूस करते हैं, पहले गए से चलिए, गया के लोग यही समझते हैं कि आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वोट का कार्यक्रम हुआ है, तब से गया को कोई मुखर सांसद नहीं मिला है। अगर एक आध बार कोई मुखर सांसद मिला भी है तो वो अपने लिए मुखरतम बात किया है, समाज के लिए, देश के लिए, कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं किया है, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अब यही कारण है कि गया ऐसा जगह जहाँ भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान विष्णु की धरती है, ये फिर कई एक माताओं की धरती है, इसका आज तक विकास नहीं हुआ। हम कोई कंपटीशन की बात से नहीं करते हैं, हम सराहना करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का कि बनारस में आए तो आज बनारस कहाँ चला गया। अयोध्या राम मंदिर का मामला आया, बहुत दिन से फिर पिछड़ा हुआ था, आज उसको इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया कि संसार के टूरिस्ट मैप पर उसको ला दिया। हम अभी हाल में गए थे, अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ अयोध्या में, 5 साल लगेगा, और जब 5 साल में पूर्णता को प्राप्त करेगा अयोध्या, तो सचमुच में विश्व की सुंदरतम नगरी में से माना जाएगा। और सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एक अलग बात है, वो भी है, लेकिन उसके अलावे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो स्थान का बहुत बड़ा महत्व होने जा रहा है। हम समझते हैं कि उस पर फोकस किया नरेंद्र भाई मोदी जी का, बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन हमारे बोध गया पर जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, जहाँ भगवान बुद्ध का यह है, यहाँ पर सभ्यक ध्यान नहीं दिलवाया गया। अगर सभ्यक धर्म में ध्यान दिलवाया जाता तो आज विष्णु भगवान का कॉरिडोर बनता, बुद्ध का कॉरिडोर बनता, और टूरिस्ट पॉइंट भी से ये बिहार को अकेले बैठ कर के ये 2 स्थान इतना पैसा देता कि यहाँ का बजट चल सकता था। तो हम समझते हैं कि हमारे पुराने मित्रों जो यहाँ का नेतृत्व किया है, शायद कॉरिडोर का नाम भी नहीं जानते होंगे वो लोग। तो वो हमारे दिमाग में बात है कि अगर हमको मौका मिलेगा, और हमको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमको तरजीह देते हैं। तनी सी बात असेंबली में हुई तो देखा कि तेलंगाना में भी हमारा नाम उन्होंने लिया, गुजरात, राजस्थान में भी लिया। जब वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग गए हुए थे तो सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। क्या बतलाता है, क्या वो चाहते थे। हम 5वां नंबर में बैठे हुए थे, खड़ा होकर बोलते हैं, मांझी जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए। ये हमको प्रतिष्ठा देने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन समझे कि हम जीतन मांझी को चिन्ह रहे हैं, जान रहे हैं, सबको जीतन मांझी की ओर मुखातिब होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो प्रधानमंत्री आज, और निश्चित है कि 2024 में कोई भी उनको हटाने नहीं जा रहा है, पुनः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे। तो इस दृष्टिकोण से गठबंधन भी ठीक है, नेता भी ठीक है, और उम्मीदवार पर भी बहुत लोग आशा लगाए हैं। चूँकि उम्मीदवार जो यहाँ है बिहार का 9 महीना मुख्यमंत्री रहा है, और मुख्यमंत्री रहा तो चर्चित मुख्यमंत्री रहा, न सिर्फ बिहार में, हिंदुस्तान के लोग भी मानते थे कि 9 महीना में मांझी ने बहुत अच्छा काम किया। ये सब बातें आती है तो सब लोगों के मन में एक नई बात, नई ऊर्जा, नई आशा का संचार हुआ है कि एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो चाहे G20 की बैठक करके के समूचे राष्ट्राध्यक्ष को अपने नतमस्तक करवाया, दूसरी तरफ चंद्रयान पर जाकर के दक्षिणी छोर में कोई नहीं गया था, विज्ञान के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात किया। तीसरी बात कि जो बिहार, हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी 12वीं 14वीं नंबर में थी, आज 5वीं में है, और उनकी गारंटी है कि 2 वर्ष में वो तीसरी अर्थव्यवस्था में हम लोग आ जाएंगे। 30 तक हो सकता है हम प्रथम अर्थव्यवस्था में आ जाएं। तो इस तरह से चौमुखी विकास
हिंदुस्तान का, भारत का करवाने में सक्षम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो कोई विकल्प नहीं समझ रहा है हिंदुस्तान, भारत की जनता, कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है। इसलिए 2024 नहीं, 2030 तक गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हटाएगा। दूसरी बात, बिहार का जहाँ तक सवाल है, छोटी मोटी कहीं कहीं भूल हुई है हम लोगों से, जिसमें हमारे नीतीश कुमार जी कहीं इधर से उधर, उधर से इधर हो गए। अब उन्हें भूल सुधार करके बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम लोग सब एक होकर के बिहार को आगे बढ़ावेंगे, और डबल इंजन की सरकार जब होगी तो निश्चित है कि बिहार हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एनडीए का कोई विकल्प नहीं। और बाई दी वे यदि पूछ रहे हैं तो हमको कहना पड़ेगा कि जो घमंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, शुरू दिन से हम कह रहे थे कि ये लोग का मनसा खराब है। मनसा क्या है? वहाँ ये नहीं है कि यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, ये नहीं है कि यहाँ का मने महंगाई ख़त्म हो जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि लोग साहब हिंदुस्तान का चर्चा समूचे संसार में हो। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए 5 गो लोग मुँह लपलपाए हुए हैं। अब इसी के लिए आपस में विभेद हो रहा है। तो हाँ, प्रधानमंत्री के लिए, और कोई लड़ जाता है आपसे में, देख रहे हैं कांग्रेस में के राहुल जी लड़े तो देखते हैं कि सीपीआई वाले, सीपीएम वाले भी वहाँ लड़ गए, और इस तरह से उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है, वो टूट गए हैं। और दूसरी तरफ एनडीए एकदम देखिए वेल एंड एडवांस यहाँ सीटों का बंटवारा कर लिया, और हर तरह से आज कम्पैक्ट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से हमारा एनडीए ठीक है, नेता ठीक है, पार्टी ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बिहार और भारत एकदम सुरक्षित हाथों में है, और गया का भी भविष्य उज्जवल होने वाला है। कल मोदी जी आए थे, नीतीश जी ने कई बार कहा कि जो हुआ हुआ अब नहीं जाएंगे, और आपकी भी कुछ फ़ोन पे बात हुई है गया में कुछ आगे संभावित रैली या कुछ कार्यक्रम? जी हाँ, यही तो मैं कहता हूँ। हालांकि उन बातों की चर्चा बड़ा कम मैं करना चाहता हूँ, वो आत्म प्रशंसा की बात हो जाती है। पहले भी आपसे कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री एक अदना आदमी जीतन मांझी को जितना तरजीह देते हैं। हमने टेलीफोन बुक किया बिहार के चीफ मिनिस्टर को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को होली की शुभकामना देने के लिए। तो नीतीश कुमार जी का भी टेलीफोन आया 1 घंटा के अंदर, शुभकामना का आदान प्रदान हुआ। अमित शाह जी के यहाँ से प्रश्न आया कि अभी यहाँ नहीं है, अहमदाबाद में हैं, वो कल आवेंगे तो आपसे बात करेंगे। और सही कल बातें हुई, और 2 घंटा के बाद प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन आया। प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। उनसे बड़ी जौली मूड में बात किया, हम प्रणाम किया, तो उन्होंने भी पहले ही कहा कि एक तरह से प्रणाम किया वो। तो हम कहा कि सर हम होली की शुभकामना आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांझी जी हम आपसे बात करके बड़ा उत्साहित होते हैं। तो थोड़ा हम भी उत्साहित हो गए, कुछ ज़्यादा बोल गए कि मान्यवर, जहाँ तक उम्र का जहाँ तक सवाल है, हम आपके उम्र से कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं और कामना करते हैं कि आप भारत का प्रतिनिधित्व 2050 तक करते रहें। तो बड़ा हंसे वो, कहीं कि यही सब बात तो है कि आपसे हम उत्साहित होते हैं। हाँ, एकदम हमने कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं कि आप 2050 तक भारत का प्रधानमंत्री रहें। और फिर साइमल्टेनियसली पूछा कि एक चीज़ हम भी कहना चाहते हैं कि गया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाँ, हमको मालूम है, तो आपका कार्यक्रम हो जाता तो बड़ी अच्छा होता। लेकिन कौन कहता है कि गया में मेरा कार्यक्रम नहीं होगा? हर हालत में गया में हम कार्यक्रम करेंगे। ये बात हुई, उनकी बहुत बहुत अनुग्रहित हैं हम आपसे। निश्चित रूप में आशीर्वाद है, समर्थन मैं नहीं कर सकता हूँ। उम्र के दहेली पर भले आगे पीछे हों, लेकिन पद के दृष्टिकोण से काम, कर्मठता और उनका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, भावना है, उसके बहुत पीछे हम हैं। कल जिस तरह से मोदी जी का भाषण हुआ रैली में, तमाम बातें उन्होंने कही, परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, और कई जो एनडीए के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें आपका नाम भी लिखा उन्होंने ट्विटर पे, और कई लोग का लिखा। इसको मांझी जी कैसे जवाब देते हैं? उन्होंने कहा कि परिवारवाद, इसका जवाब हम दे चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में बड़ी सलीके से बात की है कि परिवारवाद, वंशवाद उसको कहते हैं कि जो माँ के गोद में, पिता के गोद में खेल रहा हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, और बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग
बिग मैन अपना बेटा को, बेटी को, पुतोह को और सबको राजनीति में ले आता है, जीत जाता है, उसको परिवारवाद कहते हैं, उसको वंशवाद कहते हैं। उसको वंशवाद नहीं कहते हैं कि बदकिस्मतीवश या सुकिस्मतीवश एक परिवार जो राजनीतिक परिवार है वहाँ वो जन्म लिया और उसने स्ट्रगल किया, 10 बरस 15 बरस समाज में रहा, आंदोलन किया, बहुत सा काम किया और उसके बाद योग्यता प्राप्त की और फिर लास्ट में उसको मौका मिला राजनीति में और राजनीति में गया, तो वो वंशवाद नहीं कहा जाता है। हमारा नाम लेते हैं तो मैं कहता हूँ इसीलिए कि संतोष कुमार जो मेरा पुत्र है, वो जानते हैं यूनिसेफ में 10 वर्ष काम किया है। वो पोल पर चढ़ कर के स्टिकर साटता था और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था औरंगाबाद का। लेकिन जब हम राजनीति में अकेला टाइप के पड़ गए तो उसको समझ में आया कि पापा अकेले हैं, हम राजनीति में उनको साथ दें। तो साथ भी दिया कैसे कि 1998 में गया में अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी की बैठक हो रही थी। उसमें हमारा जो यहाँ कृष्ण कुमार सिंह है, जिनको कुमार बाबू कहते हैं, उनके साथ वो मिल करके गया और वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। अगर वंशवाद की बात होती तो हमारे साथ रहता। हम राजद जदयू में थे, जदयू में जाता, लेकिन वो भाजपा में चला गया और भाजपा का काम करते रहा। फिर जब हम आगे बढ़े, मंत्री की बात आई, पता नहीं क्या उसको दिमाग में आया, वो भाजपा में छोड़ा नहीं लेकिन हमारे साथ काम करने लगा। और इसी बीच में वो एमए किया, पीएचडी किया, नेट परीक्षा दिया, आज हो गया कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है। और उसके बाद 10 वर्ष के बाद परिस्थिति कुछ आई तो एमएलसी के रूप में उसको नॉमिनेशन हुआ। फिर 6 वर्ष हो गया, मंत्री रहा, उस बीच में पुनः एमएलसी में उसका दोबारा नॉमिनेशन हुआ, फिर मंत्री बना।